Hello my dear students, how are you all? Today we will discuss chapter first, power sharing. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि पावर शेयरिंग क्या है. व्हाट इज़ पावर शेयरिंग? पावर शेयरिंग मीन्स इन ए डेमोक्रेसी ऑल पावर डज नॉट रेस्ट एनी ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट. अब बेटा ध्यान से सुनो, पावर शेयरिंग में ध्यान से सुनो, जो पावर शेयरिंग होती है वहाँ पे कभी भी पावर जो है सिंगल ऑर्गन के पास नहीं होती. पावर को क्या कर दिया जाता है बेटा, उसमें शेयर कर दिया जाता है, सेपरेट कर दिया जाता है या डिवाइड कर दिया जाता है. इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि किस तरीके से बेल्जियम में, कैसे श्रीलंका में पावर की वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्योंकि टू लैंग्वेजेस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है पावर को लेकर. अब कैसे बेल्जियम वहाँ से अपने आप को सरवाइव कर लेता है और श्रीलंका में कैसे वहाँ पर सिविल वॉर की कंडीशन आ जाती है. अब ध्यान से देखो बेटा, बेल्जियम इज़ अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप. बेल्जियम जो है यूरोप में एक स्मॉल कंट्री है, ठीक है. इसके आसपास जो बाउंड्री लगती है वो नीदरलैंड की लगती है, फ्रांस की लगती है एंड जर्मनी की लगती है, ठीक है. अब आपको पता होना चाहिए कि बेटा बेल्जियम में कौन से ज़्यादा लैंग्वेज है वो स्पीक की जाती है. तो आप ये कह सकते हो कि जो टोटल 100% में से 59 जो है फ्लेमिश रीजन वाले जो हैं वो क्या स्पीक करते हैं, वो डच स्पीक करते हैं. यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है कि जो डच स्पीकिंग है वो कितने हैं, 59% है. कहाँ पे रहते हैं, फ्लेमिश रीजन में रहते हैं. सेकंड अदर जो 40% हैं वो कहाँ पे रहते हैं, वेलोनिया में रहते हैं. और क्या स्पीक करते हैं, वो करते हैं फ्रेंच. ओके, रिमेनिंग वन पार्ट क्या स्पीक करते हैं बेटा, जर्मन. और कहाँ पे रहते हैं, बेल्जियंस, जो वहाँ पे आसपास का एरिया है. अब आपको पता लग गया कि जो 59 हैं वो हमारे क्या हैं, डच हैं, ठीक है. देन 40% है बेटा वो क्या हमारे फ्रेंच हैं. 1% क्या है, वो है हमारे जर्मन. इस तरीके से हमने देखा कि पूरी कंट्री जो बेल्जियम एक छोटा सा स्मॉल एक कंट्री है, वहाँ पे लैंग्वेज को लेकर कितना ज़्यादा इशू रहता है. लेकिन अब यहाँ पे एक और चीज़ हैरान करने वाली है, वो क्या है बेटा, इन द कैपिटल ऑफ ब्रुसेल्स, इसकी जो कैपिटल है ब्रुसेल्स, वहाँ पे 80% फ्रेंच स्पीकिंग है और 20% क्या है, डच स्पीकिंग है. यहाँ पे सिचुएशन ओपोजिट है. वहाँ पे क्या था बेटा, 59 क्या थे, हमारे डच थे. लेकिन यहाँ पे ओपोजिट है, यहाँ पे 80% फ्रेंच हैं और 20% डच हैं. माइनॉरिटी जो फ्रेंच की है, अब देखो बेटा माइनॉरिटी किसकी है, फ्रेंच लैंग्वेज की है, लेकिन फिर भी वो रिच है और पावरफुल है, ठीक है. उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से वहाँ पे जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो किसको मिलना चाहिए, मेजॉरिटी को मिलना चाहिए. लेकिन किसको मिलता है बेटा, जो फ्रेंच वालों को मिलता है, क्योंकि पावर इनके पास है. अब टेंशन आ जाती है टू कम्युनिटीज़ के बीच में, क्योंकि वहाँ पे माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहता है. देन हम देखते हैं कि लाइक अदर नेशन इन साउथ एशियन रीजन, श्रीलंका हैज़ ए डाइवर्स पॉपुलेशन. श्रीलंका के अंदर भी काफ़ी अलग अलग तरह की पॉपुलेशन रहती है. वहाँ पे भी देखो बेटा सिन्हला स्पीकर्स जो है वो कितने हैं, 74. और तमिल वाले कितने हैं, 18. देखो यहाँ भी वही सेम प्रॉब्लम है जैसे हमने बेल्जियम में पढ़ा था. और बेल्जियम को कंपेयर किया गया बेटा हमारे हरियाणा से कंपेयर किया गया है. अब यहाँ पे भी देखो बिल्कुल सेम प्रॉब्लम है. देखो बेटा तमिल्स जो हैं वो 2 सब कैटेगरीज में डिवाइड हो रखे हैं. तमिल्स जो हैं 2 सब कैटेगरी में डिवाइड हैं. कौन कौन सी में है, देखो एक बार. फर्स्ट टोटल कितने थे, 18 थे ना बेटा तमिल. उसमें कहता है कि तमिल 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड है. कुछ वहाँ के नेटिव हैं जिनको क्या करते हैं, श्रीलंकन तमिल्स कहते हैं. और कुछ यहाँ इंडिया से गए हुए हैं, उनको इंडियन तमिल कहते हैं. अब हम देखेंगे कि कैसे श्रीलंका में जो मेजोरिटिज्म है उसकी तरीके से कैसे जो है ये सिन्हला एक इंडिपेंडेंट या ऑफिशियल लैंग्वेज बन जाती है. देखो श्रीलंका कब इंडिपेंडेंट होता है बेटा, 1948 में होता है. जैसे इंडिया कब होता है, 47 में होता है. वहाँ के जो लीडर्स हैं वो जो सिन्हला कम्युनिटी को डोमिनेंसी की पावर दे देते हैं, या ये कह सकते हैं मेजोरिटी दिखाती है सिन्हला कम्युनिटी, और ये चाहती है कि वहाँ के जो लीडर हैं वो उसके अंडर में काम करें. तब 1956 में एक एक्ट पास होता है जिससे ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाता है किसको, सिन्हला को. और किसका डिसरिगार्ड कर दिया जाता है, तमिल का. अब हम देखेंगे किस तरीके से, ध्यान से देखना बेटा. जो वहाँ पे देखो, ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शेल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म. मतलब इसमें श्रीलंका में
एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है और वो किसको प्रोटेक्ट करेगा और किसको आगे बढ़ाएगा। देखो प्रोटेक्ट भी किसको करेगा, बुद्धिज्म को, और फोस्टर का मतलब होता है ब्रिंग अप, उसको आगे बढ़ाएगा किसको, बुद्धिज्म को। और बुद्धिज्म वाले कौन थे बेटा, वो सिन्हला वाले थे। ठीक है, याद रखना है कॉन्स्टिट्यूशन में भी चीज़ कर दी गई कि वो प्रोटेक्ट और फोस्टर किसको करेंगे, बुद्धिज्म को। देन ऑल दीज कमिंग मेजर्स कमिंग वन आफ्टर द अदर, कहते हैं ऐसे ही पार्टी आती रही जाती रही और इसे श्रीलंका तमिल्स को क्या फील होने लगा कि उनकी कोई भी बात नहीं मान रहा है, उनको अकेलापन फील होने लग गया। तब रिजल्ट क्या होता है बेटा, टू वही सेम प्रॉब्लम आती है, सिन्हला और तमिल के अंदर क्या आ जाता है, एक स्ट्रेन आ जाता है, एक अवरोध आ जाता है। श्रीलंका तमिल्स अपनी एक पार्टी जो है लॉन्च कर लेते हैं, लेकिन उनकी डिमांड की थी क्या थी बेटा कि वो अलग से अपने लिए एक तमिल इलम या तमिल स्टेट बनाएंगे, जो अभी तक उनको परमिशन नहीं मिली थी। देन हम पढ़ेंगे कि देखो डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न्ड वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट, काफ़ी बड़ा एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है दोनों पार्टियों के बीच में। बाद में क्या हो जाता है, जिसकी वजह से ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि सिविल वॉर होने लग जाता है। मतलब ये है बेटा कि श्रीलंका में वन लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज मानने से जो तमिल वाले थे वो परेशान हो जाते हैं, वो सिविल वॉर करना चाहते हैं। इस वजह से क्या होता है बेटा, श्रीलंका में एक सेटबैक आ जाता है, उसका सोशल कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ जो है उसकी ख़राब हो जाती है, या ये कह सकते हो कि वीक हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे बेल्जियम जो इस सिचुएशन से बाहर आता है, और बेल्जियम बहुत अच्छे तरीके से आता है। आप सभी को हैरानी होगी ये देखकर कि बेल्जियम एक छोटा सा कंट्री है यूरोप का, लाइक हरियाणा, इवन हरियाणा से भी ये कह सकते हो छोटा ये कंट्री है। अब देखो बेल्जियम ने क्या देखा कि डिफरेंट कल्चर के यहाँ पे सिटीजन रहते हैं, पीपल रहते हैं। अगर उनको खुश करना है तो उनके राइट्स को हमारे को समझना पड़ेगा। अब इन्होंने क्या देखा बेटा, 1970 से लेके 1993 तक उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी बार अमेंडमेंट किया, उन्होंने 4 टाइम्स अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया। और ये अरेंजमेंट किया कि जो अलग अलग तरह के जितने भी कंट्री में जितने भी हमारे पीपल हैं वो एक साथ रह सकें। अब हम बात करें इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन की, 1950 में बनकर तैयार होता है। अब तक बेटा 104 टाइम्स हमारे यहाँ पर अमेंडमेंट हो चुके हैं। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, अब हमने देखा कि वहाँ पे कितने 4 टाइम्स वो क्या करते हैं, अमेंडमेंट करते हैं। अब वो अमेंडमेंट क्या है, और उसी को कहते हैं बेल्जियम मॉडल। भी क्या क्या अमेंडमेंट है। अब देखो सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में उतने ही फ्रेंच के और उतने ही डच के क्या होने चाहिए, मिनिस्टर होने चाहिए, सबसे पहले। दूसरा, मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द 2 ऑफ द रीजन्स ऑफ द कम्युनिटी। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में पावर को भी इस तरीके से कर दिया कि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ब्रुसेल्स को एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाने की परमिशन दे दी है, जिससे दोनों कम्युनिटीज़ में कोई किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। एंड थर्ड, अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, और इसे कहते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। सबसे इम्पोर्टेंट है। अब हम ये कह सकते हैं कि थ्री टाइप से उन्होंने बेल्जियम वालों ने अपने मॉडल तैयार किए थे। और लास्ट वाला और देख लो, इन बेल्जियम द लीडर्स हैव रियलाइज्ड दैट द यूनिटी ऑफ कंट्री इज पॉसिबल ओनली बाय द रिस्पेक्टिंग द फीलिंग एंड इंटरेस्ट ऑफ द डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ द। अब जो लीडर्स थे बेल्जियम की, उन्होंने रियलाइज़ कर लिया था अगर किसी भी कंट्री को लोगों के इकट्ठा रखना है तो उनकी फीलिंग्स को, उनके इंटरेस्ट को आप लोगों को क्या देनी पड़ेगी, उनकी वैल्यू करनी पड़ेगी, उनकी बात माननी पड़ेगी, तभी जाकर आप एक डेवलप कंट्री बन सकते हो। देन हम आगे रीड करेंगे कि श्रीलंका यहाँ पे कैसा एग्जाम्पल दिखाने की कोशिश करता है। श्रीलंका शोज ए कंट्रास्टिंग एग्जाम्पल। इट शोज एज दैट इफ ए मेजोरिटी कम्युनिटी wants to force its dominance over other and refuse to share power। वो कहता है कि अगर मेजोरिटी वाली कम्युनिटी क्या चाहती है, डोमिनेंस चाहती है। अब देखो मेजोरिटी थी ना वे स्नेहला वाले, अगर वो डोमिनेंस चाहते हैं और वो पावर को शेयर करने से रिफ्यूज़ कर देते हैं तो इट कैन अंडरमाइन यूनिटी ऑफ द, तो उस वहाँ पे उस कंट्री में कभी भी यूनिटी नहीं हो सकती। आप इंडिया से कंपेयर कर सकती हो। इंडिया का खुद का कोई धर्म, कोई रिलीजन नहीं है। इंडिया इज़ ए सेकुलर कंट्री। यहाँ पे जितने भी डिफरेंट टाइप के पीपल रहते हैं सबको इक्वल राइट्स हैं। अब हम पढ़ेंगे बेटा व्हाई इज़ पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल। पावर शेयरिंग को डिज़ायरेबल क्यों बनाया गया है, इसके 2 कांड्स हैं बेटा। देखो 2 डिफरेंट सेट्स ऑफ रीजन कैन बी
गिवन इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग। आप समझ लो, देखो फर्स्टली पावर शेयरिंग इज ए गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू सोशल ग्रुप्स। पावर शेयरिंग से क्या होता है बेटा, जो कॉन्फ्लिक्ट होता है सोशल ग्रुप्स में उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। अब देखो पावर को डिफरेंट डिफरेंट लेवल में अगर हमने शेयर कर दिया है तो सोशल ग्रुप्स में किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा तो क्या होगा बेटा, कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाएगा। सेकंड हम कह सकते हैं देयर इज ए सेकंड डीपर रीजन व्हाई पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग इज वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग क्या है बेटा, वो स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है। ए डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाई इट्स एक्सरसाइज एंड वाई हैव टू लिव विद। वो कहते हैं कि यहाँ पे ऐसा होता है कि सभी एक दूसरे के साथ उनके प्रॉफिट भी इकट्ठे होते हैं और उनके लॉस भी इकट्ठे होते हैं। इस तरीके से यहाँ पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। हम लास्ट में हम देख सकते हैं कि कैसे। लेट अस कॉल द फर्स्ट सेट ऑफ रीजन प्रूडेंशियल। एक प्रूडेंशियल होता है बट एक सेकंड होता है मोरल। टू टाइप्स होते हैं पावर शेयरिंग के। देखो प्रूडेंशियल का मतलब तो यही है कि बेटा रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ द बिटवीन द सोशल ग्रुप्स। मतलब प्रूडेंशियल का मतलब होता है लर्न बाय एक्सपीरियंस। आपने जो सीखा है उससे सीखने के बाद अगर आप कोई काम करते हो उसका इफेक्ट क्या आता है, उसकी वजह से पावर शेयरिंग अच्छी है, इसका रिजल्ट अच्छा होना चाहिए। प्रूडेंशियल पावर शेयरिंग में क्या होता है बेटा, हम रिजल्ट अच्छे होने की उम्मीद करते हैं। और मोरल से क्या होता है बेटा, हमारी अपनी ड्यूटी है। जैसे कि गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वहाँ पर जो डेमोक्रेसी, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी होनी चाहिए। मतलब हमारी ये ड्यूटी है कि पावर को हम अलग अलग लेवल पर शेयर कर दें, वो होता है बेटा मोरल। अब समझे, प्रूडेंशियल में रिजल्ट की वैल्यू दी जाती है और मोरल में ड्यूटी के बारे में बताया जाता है। वाइल प्रूडेंशियल रीजन स्ट्रेस दैट पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट द बेटर आउटकम्स। देखो पावर शेयरिंग से हमारे को रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। मोरल रीजन एम्फेसिस दैट द वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग एज वैल्यूएबल। पावर शेयरिंग क्या हो सकता है, हमारे लिए वैल्यूएबल हो सकता है। अब समझ में आया आपको, पावर शेयरिंग प्रूडेंशियल और क्या है हमारी ये मोरल रीजन है। अब देखो बेटा 4 फॉर्म्स ऑफ द पावर शेयरिंग, भी कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं और अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज़ emerged in the opposition to the notion of the undivided political power। देखो बेटा सबसे पहले हम यहाँ पे 2 टाइप्स की पावर शेयरिंग देखेंगे। एक होता है बेटा हॉरिजेंटल और एक होता है वर्टिकल। अब ध्यान से देख लो। फॉर ए लॉन्ग टाइम इट बिलीव्ड दैट ऑल पावर ऑफ गवर्नमेंट मस्ट रिसाइड इन वन पर्सन और वन ग्रुप पर्सन लोकेटेड इन वन प्लेस। देखो वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पावर शेयरिंग इज दैट पीपल आर सोर्स ऑफ द ऑल पॉलिटिकल पावर। एक बार आप समझाती हूँ पूरे को क्या है इसमें। इन ए गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ड्यू रिस्पेक्ट इज गिवन टू डाइवर्स ग्रुप्स एंड व्यूज एग्जिस्ट इन द सोसाइटी। ये भी ठीक है। एवरीवन हैज़ ए वॉइस इन द शेपिंग ऑफ द पब्लिक। ये भी ठीक है बेटा, पब्लिक पॉलिटिक्स। देयरफॉर इट फॉलोज दैट इन ए डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एज मैनी सिटीजन एज पॉसिबल। यहाँ पे बता रखा है कि किस तरीके से पावर शेयरिंग है जो वो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के पास नहीं होनी चाहिए। कोई भी अगर आप कोई पॉलिसी बनाते हो तो वहाँ पे पीपल जितने भी हमारे देश के हैं उनकी भी राय लेनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी क्या है, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में आ जाते हैं। अब हम देख लेते हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं वही लास्ट में थोड़ा सा क्या कहते हैं हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, और थोड़ा सा हम किसके बारे में बात कर लेंगे बेटा, वर्टिकल के बारे में बात कर लेंगे। और थर्ड हमारा आता है सोशल ग्रुप आता है। 4 हमारा आता है किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स और ये मोमेंट ग्रुप कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है, आपका 6 मार्क्स में क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। जैसे हॉरिजेंटल में हम क्या बात करेंगे बेटा कि हॉरिजेंटल में पावर को डिफरेंट लेवल पे क्या कर दिया जाता है। दोबारा से देखो बेटा, हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, जैसे पावर को हमारे डिफरेंट जो ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, जैसे लेजिस्लेचर कह सकते हो, एग्जीक्यूटिव कह सकते हो, जुडिशरी कह सकते हो, यहाँ पे हॉरिजेंटल वे से पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। मतलब सेम लेवल पे जो थर्ड पार्ट है ये, इनमें सेम इक्वल राइट्स होते हैं पावर के। लेकिन जो वर्टिकल होता है ना बेटा, हमारा वर्टिकल जो डिवीजन होता है इसमें पावर शेयरिंग ऐसे होता है 1 2 3। सबसे ज़्यादा पावर हमारे सेंटर के पास, सेकंड हमारे स्टेट के पास और थर्ड हमारे लोकल गवर्नमेंट, जैसे आप पंचायत सिस्टम कह सकते हो, म्यूनसिपलिटीज़ कह सकते हो। तो हॉरिजेंटल में बेटा इक्वल होते हैं राइट सबके पास, लेकिन वर्टिकल में इक्वल नहीं होते। देन आप पढ़ोगे किस तरीके से पावर शेयरिंग को कहाँ हम डिवाइड कर सकते हैं। तो थर्ड आता है हमारे कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट में भी आप कर सकते हो बेटा, यहाँ पे किससे रिलेटेड फैसले लिए जा सकते हैं, रिलेटेड टू एजुकेशन, यहाँ से फैसले
लिए जाते हैं। और कुछ देखो हमारे जो रिलीजियस ग्रुप होते हैं वहाँ पर भी हम पावर शेयरिंग को कर सकते हैं। दूसरे हमारे लिंग्विस्टिक ग्रुप्स होते हैं, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स में अलग अलग लैंग्वेजेस को लीडर होते हैं, वहाँ पे भी हम पावर शेयरिंग को बेटा क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ध्यान रखना है 4 मेजर यहाँ पे वो कारण है या वो कह सकते हो वो प्रोविजन है जहाँ पर हम पावर शेयरिंग कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा हॉरिजेंटल है, देन वर्टिकल है, देन हमारा है रिलीजियस ग्रुप्स, और लास्ट में हमारा आता है पावर शेयरिंग कहाँ कहाँ हो सकती है। देखो बेटा पॉलिटिकल पार्टीज़ में हो सकती है, जैसे आज हमारे यहाँ पर बीजेपी की सरकार है, तो इसके अपोजिट जितने भी पार्टी होंगी उनको बोलते हैं पॉलिटिकल पार्टी। जैसे कि ये DMK है, तृणमूल वाली है, और जैसे टोटली 8 हमारी अब नेशनल पार्टी हैं इंडिया में फ़िलहाल, ठीक है। और ये कह सकते हैं प्रेशर ग्रुप वो होते हैं बेटा जैसे कि कोई हमारे फार्मर हैं, बिजनेसमैन हैं, ट्रेडर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सारे ये जो है इनडायरेक्ट रूप से सरकार पर प्रेशर बनाते हैं कोई भी काम करने का, और इनका तरीका जो होता है पीसफुल तरीका होता है। और मूवमेंट्स वाले वो होते हैं बेटा जैसे एजिटेशन वगैरह करके ऐसे थोड़ा सा मतलब धमकी टाइप से करके सुधार करने की मांग कर सकते हैं, तो वो होते हैं हमारे मूवमेंट कंट्रोल वाले, और इनका इन्फ्लुएंस भी आता है पावर पे। तो इस तरीके से बेटा मैंने आपको ये पूरा चैप्टर रिवाइज करवाया है। पावर शेयरिंग का पहले भी हम पढ़ चुके हैं, आज दोबारा से रिवाइज करवाया है। आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, ओके, हैव ए नाइस डे, बाय बाय एवरीवन।